हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धनंजय शुक्ला। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शुरू किया है। मैकेनिक्स जो कि फर्स्ट पेपर है पीएससी पार्ट 1 का, उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, उसके पहले बेसिक बातें हो रही थी। हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके बारे में बता दिया गया आपको। ठीक है, अब क्लासिकल मैकेनिक्स के 3 पोस्टुलेट्स होते हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं और फिर तब हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शुरू करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स of the classical mechanics न्यूटोनियन मैकेनिक्स ए क्लासिकल मैकेनिक्स के 3 पोस्टुलेट्स हैं बेटा। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कितने पोस्टुलेट्स हैं? 3 पोस्टुलेट्स हैं। तो लिख सकते हैं देयर आर 3 पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है परिकल्पनाएं। जैसे किसी भी थ्योरी का जब डेवलपमेंट होता है तो कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स होती हैं, उन्हीं के बेसिस पर उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के इन तीनों पोस्टुलेट्स के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। पहला है, वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट इज लेंथ इज इनवेरिएंट। लेंथ इज इनवेरिएंट। अब इसका मतलब ये नहीं समझिएगा किसी बॉडी के लेंथ को चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है कि किसी भी बॉडी के वेलोसिटी का उसके लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेस इज इनवेरिएंट। ये पहला पोस्टुलेट है, स्पेस इज इनवेरिएंट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये जो पहला पोस्टुलेट लेंथ इज इनवेरिएंट या स्पेस इज इनवेरिएंट है, इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे रॉड ले लें कोई, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें डायमेंशन है, जिसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, कुछ भी, अगर वो बहुत हाई स्पीड से या किसी भी स्पीड से, बहुत हाई स्पीड की बात अभी ना करें, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, उसमें वेलोसिटीज़ बहुत अधिक नहीं होती हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बहुत अधिक वेलोसिटीज़ की बात नहीं करते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी ठीक रेस्ट पर है तो उसकी अपनी एक लेंथ है, अगर वो मोशन में आ जाती है तो भी उसकी लेंथ वही रहती है, मतलब लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, लेंथ ऑफ एनी बॉडी लाइक रॉड does not change with its velocity. That is, there is no any effect of the state of rest or state of motion on the length of a body or distance on the distance between any 2 points and any 2 places. That is, अगर किसी डेफिनेट रीजन्स के बीच में कोई स्पेस बाउंडेड है तो वो पूरा रेस्ट पर है या मोशन में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं, लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और हम लोग रॉड की बात कर सकते हैं, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, रॉड एटसेट्रा, इज नॉट affected ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। तो इसके वेलोसिटी के कारण लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट इज इफ बॉडी इज एट रेस्ट, दैट इज वेदर बॉडी इज एट रेस्ट और बॉडी इज इन मोशन, इट्स लेंथ ऑलवेज रिमेन्स द सेम। ओके, तो रेस्ट पर बॉडी है तो उसको हम लोग मान लें लेंथ एट रेस्ट, और मोशन में है तो मान लें लेंथ इन मोशन।
दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पोस्टुलेट है। अभी मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। एकदम कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। अभी भी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, स्टिल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लासिकल मैकेनिक्स की। एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर जो वेलोसिटी है बहुत अधिक वेलोसिटी नहीं है। अगर इसको हम लाइट के वेलोसिटी से कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम है, नेग्लिजिबली स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यल एट रेस्ट इज इक्वल टू, यल लेंथ एट रेस्ट इज इक्वल टू लेंथ इन मोशन। तो कोई बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी जो लेंथ है वो हमेशा वही रहती है। तो यल एट रेस्ट इज इक्वल टू यल इन मोशन, ठीक है। तो किसी भी बॉडी की लेंथ, बॉडी अगर रेस्ट पर है तो भी वही है, अब मोशन में है तो भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का पहला पोस्टुलेट है लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी लाइक रॉड एटसेट्रा इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो बॉडी चाहे रुकी हो, जैसे मार्कर है, अगर ये रेस्ट पर है तब इसकी जितनी लेंथ है, अगर ये सर्टेन वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे तो भी इसकी लेंथ यही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। इट इज फर्स्ट पोस्टुलेट। अब सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। सेकेंड पोस्टुलेट है मास इज इनवेरिएंट। मास इज इनवेरिएंट एक क्लासिकल मैकेनिक्स का पोस्टुलेट है। इसीलिए जब हम लोग इसके पहले मैकेनिक्स पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो वहाँ पर केवल हम मास बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि मास एट रेस्ट, मास इन मोशन, ऐसा नहीं बोलते, केवल मास बोलते हैं। तो कोई बॉडी है, मान लीजिए उसका एक गिवन मास है, बॉडी का मास गिवन मास है। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि मास को कभी चेंज ही नहीं किया जा सकता, यहाँ पर मास पर वेलोसिटी के इफेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मास पर वेलोसिटी के इफेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट। तो सपोज इट इज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज m0 m0, ठीक है, जिसको हम रेस्ट मास बोल सकते हैं। तो ये रेस्ट पर है, रुकी है, तब इसका सर्टेन मास है। अगर ये बॉडी मूव करना शुरू कर दे सर्टेन वेलोसिटी से तो भी इसका मास वही रहेगा। मतलब ये हुआ मास इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो वेदर बॉडी इज एट रेस्ट और बॉडी इज इन मोशन, इट्स मास ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है। तो दूसरा पोस्टुलेट है मास इज इनवेरिएंट। मास इज इनवेरिएंट। तो मास क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, ठीक। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is not affected, mass of any object is not affected due to its velocity, that is mass of a body, या आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, बॉडी आर ऑब्जेक्ट at rest is same as the mass of the body or object, mass in motion, ऐसा डायरेक्ट लिख दें, mass of the object or body in motion, mass in motion। तो बॉडी अगर मोशन में है तो भी उसका वही मास है, और रेस्ट पर है तो भी उसका वही मास है। तो यम एट रेस्ट इज इक्वल टू यम इन मोशन,
that is mass is invariant. Such property of the mass is called invariant property. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में माना गया है मास इज इनवेरिएंट, ठीक है, मास इज इनवेरिएंट। ओके, तो कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तब उसका जितना मास है उतना ही मास उसका मोशन में भी माना जाता है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में माना जाता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नहीं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अगर कोई बॉडी बहुत हाई वेलोसिटी या स्पीड से मूव कर रही है तो मानते हैं उसका मास चेंज हो जाता है, उसके मास में इंक्रीज हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं मास वेरिएशन। ठीक, दैट इज इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वी कंसीडर दोज ऑब्जेक्ट्स आर बॉडीज which move with a very high, with a very large speed, with a very high velocity, which can be compared with the velocity of light. ठीक, so mass of the object or body will get changed, और this is seen, this phenomena is known as mass variation. ठीक, तो वहाँ पर मास इनवेरिएंट नहीं होता बल्कि मास वेरिएंट होता है, मास में चेंज आता है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में हम इतनी लार्ज वेलोसिटीज से इंटरेक्ट नहीं होते, कभी भी बहुत लार्ज वेलोसिटी की बात नहीं की जाती। मतलब हम ऐसे वेलोसिटीज़ को कंसीडर करते हैं जिसकी वैल्यू लाइट के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, लाइट के वेलोसिटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। तो अभी हम वही बात कर रहे हैं जो पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में। हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसी के बारे में अभी भी बात कर रहे हैं। तो पहला पास्टुलेट क्या था? लेंथ इज इनवेरिएंट। दूसरा क्या है? मास इज इनवेरिएंट। अब तीसरा पास्टुलेट है, द थर्ड पास्टुलेट इज टाइम इज इनवेरिएंट। अब आप कहेंगे अरे सर टाइम कैसे इनवेरिएंट हो सकता है, टाइम तो लगातार चेंज होता रहता है। बात सही है, क्लॉक तो लगातार चलती रहती है, टाइम तो लगातार चेंज हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्लॉक है, एक क्लॉक है और दूसरी क्लॉक है, दोनों सिंक्रोनाइज्ड है, दोनों क्लॉक एकदम उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, एकदम राइट टाइम वो रीड कर रही हैं, राइट टाइम हमें बता रही हैं, ठीक है। अब कोई एक घटना घटित होती है, कोई एक इंसिडेंट या एक्सीडेंट अकर करता है, कोई एक इवेंट, इसको इवेंट बोलेंगे, कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट या कोई ऐसी हैपनिंग जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम इवेंट कहते हैं। तो मान लीजिए कोई इवेंट अकर कर रही है, ठीक है। अब इवेंट के अकर करने के टाइम इंटरवल को दो क्लॉक्स मेजर करती हैं। टाइम इज इनवेरिएंट को अभी मैंने लिखा नहीं है, पहले मैं समझा दूँ, फिर लिख करके मैं स्टेटमेंट इसका देता हूँ। पहले ध्यान से सुन लीजिए, एकदम केयरफुल तरीके से सुनना है, केयरफुल रहते हुए ये सुनना है, ठीक है। तो हम टाइम इज इनवेरिएंट की बात कैसे कर रहे हैं उसको ज़रा समझिए। मान लीजिए कोई इवेंट है, कोई एक इवेंट चल रही है, ठीक है। अब उसके टाइम इंटरवल को मेजर करना है कि इवेंट कब से शुरू हुई और कब तक वो कंटिन्यू रही, इसको मान लीजिए मेजर करना है, इसको टाइम इंटरवल बोलेंगे। अब आपके पास दो क्लॉक्स हैं, दोनों क्लॉक्स वेल सिंक्रोनाइज्ड हैं, मतलब दोनों क्लॉक्स एकदम सेम टाइम रीड कर रही हैं अभी, ठीक है। इवेंट जस्ट शुरू हुई, जैसे शुरू हुई पहले क्लॉक और दूसरे क्लॉक दोनों को ऑन कर दिया। पहली क्लॉक यहीं पर है, जो ऑब्जर्वर, जो व्यक्ति इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है उसके पास क्लॉक है और वो रेस्ट पर है इवेंट के रिस्पेक्ट में। और दूसरी क्लॉक एक दूसरे ऑब्जर्वर के पास है जो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब दोनों इवेंट के अकर करने के टाइम इंटरवल को मेजर कर रहे हैं। तो एक क्लॉक रेस्ट पर मानी गई जो रुकी हुई है इवेंट के प्लेस के रिस्पेक्ट में, और दूसरी क्लॉक की जो पोजीशन है वो इवेंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो उसको हम इवेंट के रिस्पेक्ट में मूविंग क्लॉक बोलेंगे, ठीक है। अब दोनों क्लॉक सेम इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर कर रही हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स से कहती है दोनों क्लॉक्स के द्वारा मेजर किया गया टाइम इंटरवल सेम होगा। मतलब ये हुआ कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पोस्टुलेट है कि अगर कोई क्लॉक रेस्ट में रहते हुए टाइम को मेजर करती है या मोशन में रहते हुए टाइम को मेजर करती है, ठीक, क्लॉक के स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेजर किया गया टाइम इंटरवल सेम होगा। अगर क्लॉक में कोई फॉल्ट नहीं है तो, क्लॉक में अगर कोई दिक्कत नहीं है तब की बात हो रही है।
क्लॉक अपने नेचुरल तरीके से टाइम को रीड कर रही है, उस समय चाहे उसको आप रेस्ट पर रखें, चाहे आप उसको मोशन में रखें, उसके द्वारा मेज़र किया गया टाइम इंटरवल हमेशा सेम आएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब बराबर आएगा। ठीक है, तो इस फिनोमेना का नाम है टाइम इज इनवेरिएंट। इसको क्या बोलते हैं? टाइम इज इनवेरिएंट। बोला जाता है समय रेस्ट या मोशन के कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का तीसरा पास्टुलेट है। ओके, तो थर्ड पास्टुलेट ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स इज टाइम इज इनवेरिएंट। टाइम इज इनवेरिएंट। तीसरा पास्टुलेट क्या है? टाइम इज इनवेरिएंट। ओके, दैट इज, इसको क्या बोल सकते हैं? टाइम आर टाइम इंटरवल, जो भी बोलिए, टाइम आर टाइम इंटरवल measured by a clock, measured by a clock does not depend on its state of rest or state of motion, state of rest or state of motion. That is टाइम मेजर्ड बाई ए क्लॉक या टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल ही जनरली मेजर करते हैं क्लॉक से, तो टाइम इंटरवल या टाइम जो भी लिख दीजिए, ओनली टाइम मेजर्ड बाई ए क्लॉक, measured by a clock is not affected, प्रभावित नहीं होता due to its motion, due to its velocity, due to its motion। तो मोशन बोलिए, वेलासिटी बोलिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मोशन या वेलासिटी। ओके दोस्तों, तो अब आप देखिए, टाइम मेजर्ड बाई ए क्लॉक डज नॉट डिपेंड on the state of rest or motion of the clock, that is time interval or time measured by a clock is not affected due to its motion or velocity। ठीक है, that is delta t at rest is equal to delta t in motion। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? तो ध्यान से सुनिए, दो क्लॉक्स ले लीजिए, दोनों को सिंक्रोनाइज्ड कर लीजिए, एक ही इवेंट के अकर करने के टाइम को, घटित होने के टाइम इंटरवल को मेजर करिए। पहली क्लॉक इवेंट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, दूसरी क्लॉक इवेंट के रेस्पेक्ट में मोशन में है, दोनों के द्वारा मेजर किया गया टाइम इंटरवल सेम होगा। ठीक है, तो टाइम इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू दी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द क्लॉक। तो ये तीसरा पास्टुलेट है क्लासिकल मैकेनिक्स का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? टाइम इज इनवेरिएंट। तो ध्यान से सुनना, क्लासिकल मैकेनिक्स के तीन पास्टुलेट्स हो गए। पहला कौन सा? लेंथ और स्पेस इज इनवेरिएंट, दूसरा मास इज इनवेरिएंट, तीसरा टाइम और टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट। ठीक, ये तीनों पास्टुलेट क्लासिकल मैकेनिक्स में एकदम ओबे करते हैं और इन्हीं पर बेस्ड सारे प्रेडिक्शंस होती हैं। हम मास को टाइम वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं मानते, ऐसे ही लेंथ जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। टाइम मेजर किया गया जो क्लॉक के द्वारा होता है, वो क्लॉक के वेलोसिटी या रेस्ट की कंडीशन पर डिपेंड, मोशन या रेस्ट के कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। इन सभी तीनों पास्टुलेट का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वायलेशन होता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के बढ़ने पर मास बढ़ता है, रेस्ट पर मास कम होता है, मोशन में मास ज़्यादा होता है। ऐसे ही कोई क्लॉक अगर रेस्ट पर रहते हुए टाइम इंटरवल को मेजर कर रही है तब टाइम इंटरवल अलग होगा, और मोशन में रहते हुए टाइम इंटरवल मेजर कर रही है तब उसके द्वारा मेजर किया गया टाइम इंटरवल अलग होगा। ठीक, ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है
जैसे राड, मेटालिक राड, कोई भी राड ले लें तो उसकी लेंथ अलग होगी और जब वो मोशन में होगी तो उसकी लेंथ अलग हो जाएगी। तो ये तीनों पास्चुलेट्स का एक प्रकार से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये पास्चुलेट्स होल्ड नहीं करते। हम टाइम इज इनवेरिएंट नहीं बोलेंगे, बल्कि टाइम इज वेरिएंट एज फार एज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज कंसर्न। सिमिलरली मास इज वेरिएंट, लेंथ और स्पेस इज वेरिएंट। ओके, तो अब हम लोग मैकेनिक्स के इस पोर्शन की बात करेंगे जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये तीनों पास्चुलेट तक आप एकदम ध्यान में रखिएगा और इन्हीं तीनों पास्चुलेट को वायलेट करने वाले आपको या इनके जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखना जरूरी है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब दोस्तों आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम करते क्या हैं। अगर कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसी वेलोसिटी जिसको हम लाइट के वेलोसिटी से कंपेयर कर सकें, मतलब जिसको हम लाइट के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इग्नोर ना कर सकें। अब लाइट की वेलोसिटी क्या होती है सर, तो लाइट की वेलोसिटी c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, वैसे देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप सोचिए कितनी प्रचंड वेलोसिटी है। ये लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर मीडियम में भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत हाई वेलोसिटी है। अब कोई पार्टिकल या बॉडी या ऑब्जेक्ट ऐसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसको हम लाइट के वेलोसिटी से कंपेयर कर सकें, ठीक, तब उस ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या बॉडी की जो मैकेनिक्स होगी, ठीक, उस पार्टिकल या बॉडी के बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो दोज पार्टिकल्स आर बॉडीज विच आर मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड, with a large speed, ठीक, are considered under the study of the special theory of relativity। या आप कह सकते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम उन पार्टिकल्स या बॉडीज़ की मैकेनिक्स को डिस्कस करते हैं, को स्टडी करते हैं, उन पार्टिकल्स या बॉडीज़ को स्टडी करते हैं जो बहुत अधिक वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, जिसकी तुलना हम लाइट के वेलोसिटी से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी we study about the objects or bodies, which are moving with a very large velocity, moving with a very large velocity, comparable, which can be compared भी लिख सकते हैं, which can be compared with the velocity of light, compared with the velocity of light। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, दोस्तों, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में
हम ऐसे पार्टिकल्स या बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जिनकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से कंपेयर की जा सकती है। ठीक है। अब बेटा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने के पहले ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने के पहले हम लोगों को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। हम लोगों को कुछ टर्म्स या कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में अवश्य मालूम होना चाहिए। ठीक है। तब उसके बाद हम लोग इसके पास्टुलेट को डिस्कस कर लें और फिर हम लोग आगे बढ़ें, या पहले हम लोग पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिख लेते हैं और फिर उन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के बाद, डिस्कस करने के बाद फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये शुरू हो चुकी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर इसके टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। तो इसमें बेटा हम लोग एकदम क्लियर कट आप समझिए, अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी कम होगी तो उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इफ ए पार्टिकल और बॉडी इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी व्हिच कैन बी नेग्लेक्टेड in comparison to the velocity of light, which is very very small in comparison to the velocity of light, then we study about those objects or bodies under the classical mechanics. But if bodies or particles are moving with a very high speed which can be compared with the velocity of light, then we study about them in special theory of relativity. तब वहाँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाती है। तो इसमें हम लोग ऐसे बॉडी से पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे जो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी तो इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले आप इसको जो मेन बात है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पास्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके दो पास्टुलेट्स हैं स्टूडेंट्स, रिलेटिविटी। ठीक। तो इसके दो पास्टुलेट्स हैं। जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स के हम लोगों ने 3 पास्टुलेट पढ़ा, वैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पास्टुलेट्स हैं। एकदम इसको ध्यान से देखिए। द वेरी फर्स्ट पास्टुलेट, ठीक, इसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। देखिए बच्चों, अभी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके बारे में नहीं पढ़ा है। हम अभी इसके बाद, अभी मैंने कहा था ना कि कुछ टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हमें डिस्कस करना है जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यूज किए जाएंगे। तो उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं, और इसका नाम सुना होगा 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा, जिसमें एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, ये सब आप लोगों ने लोअर क्लासेस में सुना होगा और इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो अभी यहाँ पर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। बस पास्टुलेट्स लिखने के बाद जब टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे तो आप पक्का मान लो कि इन सभी टर्म्स के बारे में एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला पास्टुलेट है लॉज ऑफ फिजिक्स। ध्यान से सुनिएगा, लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब आप कहेंगे अरे सारे लॉज कैसे सेम हो सकते हैं? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। कोई भी लॉ हो, कोई भी लॉ ऑफ नेचर हो, कोई भी लॉ हो, उसका जो फॉर्म एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है वही फॉर्म सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में होता है। ठीक। तो जो फिजिक्स के लॉज हैं वो सभी इनर्शियल फॉर्म ऑफ रेफरेंस में, जैसे एक कोई लॉ है, जिससे मान लीजिए कूलम्स लॉ है या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F बराबर G(m1m2/r² लिखा जाएगा। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरा कोई लॉ है, उसका जो भी फॉर्म है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वही फॉर्म सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में होता है। ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, थोड़ा परेशान करने वाली बात लगेगी, लेकिन ध्यान से अभी आप सुन लीजिए,
बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहला है लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स हैव सेम फॉर्म in all inertial frame of references ठीक, that is laws of physics। अब इसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि सारे लॉज मिलके एक ही हो गए। किसी हम एक पर्टिकुलर लॉ की बात कर रहे हैं, उसका जो फॉर्म एक इनर्शियल फ्रेम में होगा वही फॉर्म सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में हो जाएगा। कोई दूसरा लॉ है, उसका जो भी फॉर्म, जो भी कॉन्सेप्ट एक इनर्शियल फ्रेम में है वही कॉन्सेप्ट वही फॉर्म सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में हो जाएगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है दैट इज लॉज ऑफ फिजिक्स आर इक्विवेलेंट in all inertial frame of references, all inertial frame of references, all inertial frame of references। तो फिजिक्स का जो लॉ होता है ठीक किसी एक इनर्शियल फॉर्म ऑफ रेफरेंस में, वैसा ही फॉर्म सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में होता है। इस पास्टुलेट को हम लोग, ये पहला पास्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि फिजिक्स के जो लॉज होते हैं वो सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका जो फॉर्म होगा वही फॉर्म सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में होंगे। अब आप सोच रहे होंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो अभी इसको आगे समझाया जाएगा, इसमें टेंशन करने की कोई बात नहीं है। सारे टर्म्स क्लियर करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग और भी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। तो इस पास्टुलेट का क्या नाम हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। तो दिस पास्टुलेट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। तो पहला पास्टुलेट है, ये सब आपको आगे चल कर के समझ में आएगा जब हम लोग डीप में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे। तो पहला पास्टुलेट एकदम आपको मालूम होना चाहिए, ये एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आपको दोनों पास्टुलेट्स लिखने होते हैं। तो अभी आपको इससे कोई बहुत ज़्यादा समझ आपके अंदर डेवलप नहीं हो रही होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इतना तो आप ये समझ ही सकते हैं कि फिजिक्स के किसी लॉ का जो एक कोई रूप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, वही रूप वही फॉर्म ठीक वही कॉन्सेप्ट सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के चेंज होने पर फिजिक्स के लॉज का जो फॉर्म है या कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होता। ये चीज आपको एकदम दिमाग में रखने की जरूरत है। तो इट इज फर्स्ट पास्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, फर्स्ट पास्टुलेट। अब सेकेंड पास्टुलेट इसका देख लें भाई कि सेकेंड पास्टुलेट क्या है। सेकेंड पास्टुलेट, इसको हम बी नंबर यहाँ लिख रहे हैं। पहला पास्टुलेट प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकेंड पास्टुलेट है, अजीब सा लगेगा लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर बाद में सब समझ में आएगा। लाइट की जो वेलोसिटी होती है या लाइट की स्पीड, ठीक, सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में कांस्टेंट मानी जाती है। दैट इज वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इज सेम और रिमेन कांस्टेंट। इसको प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, लाइट के वेलोसिटी को बेटा स्पीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानी जाती, ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती,
इसलिए लाइट के वेलोसिटी को वेलोसिटी बोलिए या स्पीड बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगला पोस्टुलेट है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन all inertial frame of references. In all inertial frame of references. तो सभी inertial frame of references में लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल inertial frame of references। अब inertial frame of references क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सेकेंड पोस्टुलेट हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इस बेटा पोस्टुलेट को प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, इस पोस्टुलेट को प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी, कांस्टेंट से इसको लिखा है कांस्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ light. So it is second postulate of the special theory of relativity. The very first postulate is what? Principle of equivalence. That laws of physics have the same form in all inertial frame of references. That is laws of physics are equivalent in all inertial frame of references. दूसरा क्या है? Velocity of light is constant in all inertial frame of references, और इसको प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए बेटा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने के पहले हम लोगों को कुछ मुख्य टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करना होगा। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।